मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजन एवं अनुपस्थित मेरे सभी साथियों को इनकलाबी मजदूर केंद्र की ओर से लाल सलाम। आज महान अक्टूबर क्रांति दिवस है। इस क्रांति ने जिस समाजवादी सोवियत संघ को जन्म दिया था, जिसने राष्ट्रीयता के सवाल का एक मुकम्मल समाधान भी पेश किया था, उस अक्टूबर क्रांति दिवस पर इस महत्वपूर्ण विषय पर एक सफल सेमिनार यहाँ पर आयोजित हो रहा है। उसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जो विषय है आज का, मार्क्सवाद और राष्ट्रीय सवाल, अपने आप में एक जर्नल विषय है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सवाल के जो रणनीतिक पहलू हैं उन तक ही अपनी बातों को सीमित रखूंगा और जो आम सहमति की बातें आ चुकी हैं उनका दोहराव ना हो, इसकी मैं कोशिश करूंगा। जब राष्ट्रीयता के सवाल की बात आती है तो मार्क्सवादियों के बीच में, कम्युनिस्टों के बीच में जो आम कुछ स्थापित बातें हैं कि राष्ट्रीय प्रश्न का समाधान कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी नजरिए से नहीं देखते, बल्कि अंतरराष्ट्रवादी नजरिए से कम्युनिस्ट इस सवाल को देखते। राष्ट्रीय सवाल उनके लिए हमेशा ही जो वर्गीय सवाल है, जो क्लास क्वेश्चन है, उसके अधीन होता है और कम्युनिस्ट हमेशा ही जो प्रगतिशील राष्ट्रवाद है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवाद है, ऐसा राष्ट्रवाद साम्राज्यवादियों द्वारा प्रायोजित राष्ट्रवाद है जो कि राजनीतिक जनवाद का विस्तार नहीं कर रहा है, ऐसे राष्ट्रवाद का कम्युनिस्ट विरोध करते हैं। ये कुछ आम स्थापित बातें रही हैं। हालांकि जैसे ही इन आम बातों को लेकर हम ठोस व्यवहार में आते हैं तो हम पाते हैं कि जो खुद को मार्क्सवादी कहने वाले, कम्युनिस्ट कहने वाले जो ग्रुप हैं, हमारे साथी हैं, उनके बीच में फिर मतभेद ज्यादा खुलकर सामने आने लगते हैं। तो वो फिर और ज्यादा विस्तार से और ज्यादा गहराई से बातचीत की डिमांड तब वहां से होती है। राष्ट्रीयता के सवाल के संबंध में हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो विकासमान पूंजीवाद का दौर है उसमें दो प्रवृत्तियां होती हैं। जो पहली प्रवृत्ति है उसमें राष्ट्रीय सवाल पर जागृति पैदा होना, उसको लेकर राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होना, राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन विकसित होना और अंततः राष्ट्रीय राज्य का निर्माण। यह पहली प्रवृत्ति विकासमान पूंजीवाद में होती है। इसके साथ साथ दूसरी प्रवृत्ति वो राष्ट्रीय सीमाओं का टूटना, अंतरराष्ट्रीय मेल मिलाप, अर्थनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, दूसरे मामलों पर एक अंतरराष्ट्रीय एकता का बनना, यह विकासमान पूंजीवाद में दूसरी प्रवृत्ति होती है। लेकिन दोस्तों, साम्राज्यवाद के दौर में यह समीकरण गड़बड़ा जाते हैं। लेनिन ने बताया कि किस तरीके से जो पिछड़े हुए देशों का जो राष्ट्रीय उत्पीड़न है, वहां के संसाधनों की लूट का सवाल है, उन पर
वर्चस्व को लेकर जो साम्राज्यवादी देशों में आपसी लड़ाई झगड़ा है, ये सारा इतना बढ़ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो पिछड़े देशों के भीतर वहां की जनता के बीच से जो है राष्ट्रीय आंदोलन पैदा होता है अपने उत्पीड़न के विरुद्ध। तो लेनिन यहां बताते हैं कि साम्राज्यवाद के दौर में जो विकासमान पूंजीवाद की बात थी तो दूसरी प्रवृत्ति पहले का निषेध करती थी, लेकिन साम्राज्यवाद के दौर में अब यह दूसरी प्रवृत्ति पहले का निषेध नहीं कर रही है, बल्कि उसी को आगे बढ़ा रही है। यह डिफरेंस लेनिन साफ तौर पर रेखांकित करते हैं। उस समय दूसरे इंटरनेशनल के जो समाजवादी थे वो राष्ट्रीय प्रश्न को केवल यूरोप तक सीमित करके देखते थे और केवल स्वायत्तता तक सीमित रहते थे। लेनिन ने इस सवाल को उपनिवेशों तक विस्तारित किया कि उपनिवेशों की जनता का जो राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन है, यह साम्राज्यवाद पर हमला करता है, उसको कमजोर करता है, और इस रूप में यह समाजवादी जो विश्व समाजवादी क्रांति है उसका अभिन्न अंग वहां के राष्ट्रीय आंदोलन बनते हैं। दूसरे लेनिन ने जो दूसरे इंटरनेशनल के समाजवादी थे उनकी इस बात को लेकर आलोचना की कि वो केवल स्वायत्तता तक चीजों को सीमित करते हैं। लेनिन इस बात को साफ साफ बोलते हैं कि जब बात आत्मनिर्णय के अधिकार की आती है तो आत्मनिर्णय के अधिकार में यह बात अंतर्निहित है कि उनको अलग होने का अधिकार भी है। अगर आप ये अलग होने के अधिकार नहीं देते हैं या इस पर चुप्पी साध जाते हैं तो इसका मतलब आप जो है जो साम्राज्यवादी कब्जेदारी है उसके पैरोकार बनते हैं, और यहां पर जो है दूसरे इंटरनेशनल की जो सीमाएं हैं उसको लेनिन उजागर करते हैं और साफ तौर पर बोलते हैं कि यह राष्ट्रीय आंदोलन विश्व जो समाजवादी क्रांति है उसका अभिन्न अंग बनते हैं। और पिछड़े देशों की जनता में चूंकि किसानों की बहुतायत थी उस समय पर, तो वो यहां पर चिन्हित करते हैं कि इन जो राष्ट्रीय आंदोलन है इनका जो कंटेंट है वह बुर्जुआ जनवादी है। कॉमिंटर्न इसको इस रूप में परिभाषित करता है। इसके बाद हम जानते हैं कि पूरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से लहर उठी, साम्राज्यवाद को पीछे हटना पड़ा, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका तमाम जगहों पर राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़े और एशिया, अफ्रीका में एक के बाद एक जो है बहुत से देशों ने अपनी आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी राजनीतिक स्वाधीनता को भी हासिल किया। इसी पीरियड में 1956 में ख्रुश्चेव आ जाते हैं, सोवियत संघ में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना होती है, बहुत सारी चीजों पर भ्रम पैदा होता है, तो राष्ट्रीय सवाल पर भी भ्रम पैदा होता है। उस समय पर 1963 में सीपीसी और कॉमरेड माओ के नेतृत्व में इसको दोबारा से वो सूत्रित करते हैं, और जब दोबारा से इसको सूत्रित करते हैं तो मूलतः बातें वही होती हैं जो कॉमिंटर्न और लेनिन ने कही थी कि दुनिया उत्पीड़क देशों और उत्पीड़ित देशों में बटी हुई है, साम्राज्यवाद मौजूद है, राष्ट्रीय आंदोलनों का कंटेंट बुर्जुआ जनवादी है। लेकिन उस समय की जो परिस्थितियों में जो डेवलपमेंट हुआ था, एशिया अफ्रीका के 50 करीब देश उस समय तक आजाद हो चुके थे। माओ इसको साफ तौर पर रेखांकित करते हैं। वो साफ तौर पर इसको भी रेखांकित करते हैं
कि चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया और क्यूबा ये विश्व समाजवादी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। साम्राज्यवाद से इन्होंने नाता तोड़ लिया और वो बोलते हैं कि जो पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था है यह तेजी के साथ छिन्न भिन्न हो रही। वो ये भी बोलते हैं कि इन पिछड़े हुए देशों के जो राष्ट्रीय पूंजीपति हैं, जो कि देशभक्त हैं, जो कुछ राजे रजवाड़े हैं जो कि देशभक्त हैं, वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा हैं। 1963 में सीपीसी और माओ ये चिन्हित करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं। दोस्तों, उसके बाद से लेकर अब तक हम पाते हैं कि माओ ने जो बात कही थी, जो भविष्यवाणी की थी कि पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था तेजी के साथ छिन्न भिन्न हो रही है, हम पाते हैं पूरी 20वीं शताब्दी समाप्त होते होते पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था तेजी के साथ छिन्न भिन्न हो गई, वो विघटित हो गई। दूसरी बात, इन 50-60 सालों में जो तीसरे देशों में, जो देशों ने राजनीतिक आजादी हासिल की, हालांकि वो साम्राज्यवादी चौकटे के भीतर की आजादी थी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत इस आजादी को हासिल किया और साम्राज्यवाद लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सीधे सीधे उपनिवेशवाद मौजूद नहीं है। तो साम्राज्यवाद के जो प्रभुत्व मौजूद है, तो जो प्रभुत्व के तरीके हुए वो नव उपनिवेशवादी हुए, वो प्रभुत्व के तरीके हुए वो आर्थिक नव उपनिवेशवादी हुए। और इन 50-60 सालों में जो दुनिया निर्मित हुई, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, कोलंबिया, फिलीपींस, इराक का उदाहरण, अफगानिस्तान का उदाहरण, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी जो दुनिया निर्मित हुई, तो हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद जो है अपना प्रभुत्व सीधे तौर पर उपनिवेशवाद या नव उपनिवेशवादी तरीकों से बनाए रखने में अक्षम साबित हुआ और उसने जो प्रभुत्व के जो ज्यादा नए, ज्यादा परिष्कृत तरीके हुए, आर्थिक नव उपनिवेशवादी तरीके, आर्थिक तौर तरीकों से किसी मुल्क पर अपना उसके शोषण के तरीके को आगे बढ़ाना, उस तरीकों को मूलतः उसने अपनाया। और आज की दुनिया में साम्राज्यवाद का जो मुख्य मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसके तहत वह तीसरी दुनिया के या पिछड़े देशों का जो है वहां से अतिरिक्त मूल्य का संचय करता है, वो लूट खसोट करता है, उनका शोषण उत्पीड़न करता है, तो वो आर्थिक नव उपनिवेशवादी तरीका बनता है। पिछले 50-60 सालों में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो कि 1963 में जब माओ आम दिशा सूत्रित कर रहे थे तब नहीं था, वो ये कि इन देशों में जो पूंजीवाद का विकास हुआ, उसके बाद 80-90 के दशक से ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बने इन देशों का बुर्जुआजी। उसने समझ लिया कि हम अपना आगे विकास अपने बल पर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका हिस्सा बना जाए। साम्राज्यवादी दबाव भी उसमें कायम कर रहा था, लेकिन अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत उस वैश्वीकरण की मुहिम का हिस्सा बने ही, क्योंकि उसमें उनको लाभ नजर आता था। तो आज जो देशी पूंजीपति वर्ग है, उसके अलग अलग हिस्से मौजूद हैं, इजारेदार हिस्सा है, गैर इजारेदार हिस्सा है, लेकिन साम्राज्यवाद से अंतर्विरोध भी है। लेकिन अंतर्विरोध का स्तर इतना ही है कि पूरे दुनिया के स्तर पर जो अतिरिक्त मूल्य का संचय है, उसमें कौन कितना हिस्सा हासिल करेगा, इजारेदार बुर्जुआ कितना हासिल कर पाएगा, गैर इजारेदार बुर्जुआ कितना हासिल कर पाएगा, इस मात्रात्मक स्तर पर अंतर्विरोध है। इसके अलावा कोई गुणात्मक अंतर्विरोध नहीं है।
आज ये स्थिति नहीं है। 1963 में जो स्थिति थी कि कोई देशभक्त राष्ट्रीय बुर्जुआ मौजूद है जो कि साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई लड़ेगा, राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ेगा, या कुछ ऐसे राजे रजवाड़े कुलीन मौजूद हैं जो कि साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करेंगे। आज जो बुर्जुआजी मौजूद है, जो भी परोपजीवी तबके मौजूद हैं, ये साम्राज्यवाद के साथ में पूरी तरीके से नत्थी हैं। और आज ये साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाली कोई भी लड़ाई, राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ की कोई भी लड़ाई में ये जो है भारत की जनता का साथ नहीं देंगे, बल्कि आज जो तबके समाजवाद की लड़ाई लड़ेंगे, मजदूर, किसान, किसानों में भी छोटे मझोले किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, जो तबके समाजवाद की लड़ाई लड़ेंगे, वही तबके साम्राज्यवाद के खिलाफ जो राष्ट्रीय मुक्ति के जो बचे हुए कार्यभार हैं, उन कार्यभारों को पूरा करने की लड़ाई भी वही तबके लड़ेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है, जिसको हमको चिन्हित करना बेहद जरूरी है, वो ये पिछले 50-60 सालों में जो इन देशों में जो आबादी का कंपोजिशन है, उसमें जो बदलाव आया है। लेनिन जब बात कर रहे हैं 1920 में कि पिछड़े हुए देशों में किसान आबादी बहुतायत में है, इनका कंटेंट, इन आंदोलनों का कंटेंट बुर्जुआ जनवादी है। 1963 में माओ भी इसको इसी रूप में चिन्हित कर रहे हैं कि इन आंदोलनों का कंटेंट बुर्जुआ जनवादी है। लेकिन आज 21वीं सदी में जब हम बैठे हैं, हम साफ तौर पर यह देखते हैं कि आबादी का बहुमत किसान नहीं रह गया। तीसरी दुनिया के देशों में आबादी का बहुमत मजदूर और अर्धसरवारा हो चुके। जिन देशों में शहरीकरण अपेक्षाकृत कम हुआ है, जैसे भारत जैसे देश, उन देशों में भी स्थिति है कि जो टोटल कामगार आबादी है, उसमें मजदूर और अर्धसरवारा बहुमत में हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यहां के किसान भी हैं, किसान वो अपने आप में पूंजीवादी संबंधों में जी रहे हैं और उनका उस रूप में उत्पीड़न हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस आबादी की जो अपनी इच्छा बनेगी, वो समाजवादी संबंध कायम करने की इच्छा बनेगी। उसकी इच्छा पूंजीवादी संबंध कायम करने की नहीं बनेगी, खासकर छोटे मझोले किसानों की। ऐसे में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इनका कंटेंट भी बदल चुका है और राष्ट्रीय आंदोलनों का कंटेंट बुर्जुआ जनवादी ना रहकर 1920 या 1963 की तुलना में आज समाजवादी हो चुका है। ऐसे में जो कॉमिंगटन ने लाइन परिभाषित की थी कि राष्ट्रीय आंदोलन ये विश्व समाजवादी क्रांति का अभिन्न अंग है, इसको पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। आज ये अभिन्न अंग मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन विश्व समाजवादी क्रांति में समाहित हो चुके। और आज जो वर्ग तबके समाजवाद के लिए लड़ेंगे, वही वर्ग तबके राष्ट्रीय उत्पीड़न के विरुद्ध भी लड़ेंगे। कोई अन्य वर्ग, कोई पूंजीपति वर्ग का कोई दूसरा हिस्सा, कोई परोपजीवी वर्ग का हिस्सा आज राष्ट्रीय मुक्ति के बचे हुए कार्यभारों को पूरा करने के लिए सामने नहीं आएगा। तो जो टाइम है 5 मिनट है। पांच मिनट का टाइम और है, तो थोड़ी सी बात मैं, और जो उत्पीड़ित देश हैं, मतलब जो जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद
जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में साम्राज्यवाद से आजादी हासिल की अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत, जो कि उत्पीड़ित देश थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि वो उत्पीड़ित देश खुद भी उत्पीड़क देश भी, वह खुद राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न भी कर रहे हैं। जैसे भारत, जहां पर कश्मीरी, नगा, मिजो, असमी, इन राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न होता है। श्रीलंका, तमिल राष्ट्रीयता का उत्पीड़न होता है। इराक, ईरान, ये एरिया जहां कुर्दों का राष्ट्रीय उत्पीड़न होता है। मतलब ऐसे देश जो कि पहले खुद राष्ट्रीय उत्पीड़न का शिकार थे, आज जो है राजनीतिक आजादी हासिल करने के बाद वह खुद भी राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसकी सीधी स्थिति यह रही है कि जो पूरा राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने के बाद इन देशों में जो पूंजीवाद का विकास हुआ, और पूंजीवाद के विकास ने इन देशों में मौजूद जो राष्ट्रीयताएं थी, उपराष्ट्रीयताएं थी, या अलग भाषा बोलने वाले समूह मौजूद थे, उनमें जो राष्ट्रीय आकांक्षा पैदा की, और वहां से जो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, वो भाषा के आधार पर प्रांतों की समस्याओं, प्रांतों की डिमांड के रूप में भी सामने आया। वो सीधे सीधे अलग राष्ट्रीय राज्य बनाने की मांग के रूप में भी सामने आया। जैसे भारत में कश्मीर, या पूर्वोत्तर के हिस्सों में, या श्रीलंका में तमिलों की डिमांड, कुर्दों की डिमांड। तो वो जो है कालांतर में उन देशों की सत्ता द्वारा, या उन देशों में जो उत्पीड़क राष्ट्रीयता है, श्रीलंका में सिंहली उत्पीड़क राष्ट्रीयता है, उसके द्वारा वो तीखे दमन का शिकार हुआ। यहां अलग अलग देशों में स्थिति अलग अलग है। भारत में कोई ऐसी साफ साफ कोई ऐसी उत्पीड़क राष्ट्रीयता नहीं है जो कि किन्हीं राष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न करती है। कश्मीरी राष्ट्रीयता है तो उसका उत्पीड़न कोई दूसरी राष्ट्रीयता नहीं कर रही है, या पूर्वोत्तर की राष्ट्रीयताएं हैं तो उनका उत्पीड़न कोई गुजराती या मराठी नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, जिसका अखिल भारतीय चरित्र है, वो पूंजीपति वर्ग इन अलग अलग राष्ट्रीयताओं के विकास में बाधक है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। दूसरे देशों में अलग अलग स्थिति है, अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन यहां पर जो जटिलता पैदा होती है वो ये कि साम्राज्यवाद, जो कि जनवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो यहां पर जनवाद के पैरोकार के रूप में सामने आता है, और कहीं ना कहीं इन राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों को वो पालता पोसता है या समर्थन देता है। उसकी मंशा सिर्फ उन देशों का जो पूंजीपति वर्ग है उस पर दबाव बनाने की होती है, लेकिन वो खुद को पेश इस रूप में करता है कि वो ये जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है, मूवमेंट है, इसका समर्थक है। तो कश्मीर के मामले में घुसने की कोशिश करेगा, इराक पे, ईरान पे दबाव बनाने के लिए कुर्दों के मामले में घुसने की कोशिश करेगा, तमिलों के मामले में घुसने की कोशिश करेगा, और मामलों में। तो यहां पर अपना स्टैंड किस रूप में हम लोग लेंगे, ये हमारे लिए साफ होना चाहिए। कि साफ बात है कि हम केवल सांस्कृतिक स्वायत्ता तक सीमित होने की बात नहीं करते हैं। जब हम राष्ट्रीयता की, आत्मनिर्णय की बात करते हैं तो अलग होने का अधिकार उसमें शामिल है, लेकिन हम केवल प्रगतिशील राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, जो कि राजनीतिक जनवाद का विस्तार करता हो, क्योंकि कम्युनिस्टों के लिए वर्ग प्रश्न के महत्त है राष्ट्रीय प्रश्न। हम किसी भी ऐसी राष्ट्रीयता के आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे जो कि साम्राज्यवादियों द्वारा प्रायोजित हो। आज यह पूरी जटिल स्थिति है कि जबकि समाजवादी आंदोलन मौजूद नहीं है, वो बिखर चुका है, ऐसे में साम्राज्यवाद पैरोकार बनकर सामने आ रहा है।
और इन देशों में जो आंदोलन है जिसका नेतृत्व आमतौर पर पेटी बुर्जुआ के हाथों में है, वो उसकी स्थिति यह है कि वो जैसे भेड़िए के खिलाफ लड़ता लड़ता कई बारी शेर को अपना मित्र समझ लेता है। तो हमको यहां से सावधान होकर इन राष्ट्रीय आंदोलनों का हम जब भी समर्थन करेंगे, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक साम्राज्यवाद विरोधी चेतना देने की कोशिश करें और इस मामले में हमारा स्टैंड साफ रहे कि ये साम्राज्यवादी कहीं से भी आपके मित्र नहीं है। इंडोनेशिया से अलग हुआ पूर्वी तिमोर, वो जो है ऑस्ट्रेलिया, उसका अमेरिका का उसका एक नवउपनिवेश बन चुका है। ऐसे ही कोई राष्ट्रीयता अगर इस पूरे मामले में आजाद होती है तो वो साम्राज्यवादियों के शिकंजे में कस सकती है। तो यहां पर भी यही सवाल है कि वर्ग प्रश्न के महत्व होगा, ठोस परिस्थितियों में, ऐतिहासिक परिस्थितियों में उसका मूल्यांकन करेंगे। और यहां से अगर पूरा का पूरा आंदोलन अगर वो राजनीतिक जनवाद को आगे बढ़ाता है, पूरा का पूरा आंदोलन यदि जो है वो समाजवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, तब ही कम्युनिस्ट उसका समर्थन करेंगे और उसकी भी जितनी प्रतिक्रियावादी बातें हैं खासकर साम्राज्यवाद के संबंध में, उनका खुलकर पुरजोर विरोध करेंगे। और ऐसे ही एक जो स्थिति कुछ आई है विगत समयों में, वो भी इन्हीं वजहों से ज्यादा है क्योंकि आंदोलन, समाजवादी आंदोलन टूट फूट बिखराव का शिकार हुआ है, पीछे गया है, साम्राज्यवाद को हमलावर होने का मौका मिला है। तो साम्राज्यवाद विरोध की जो धर्म के आधार पर प्रवृत्ति है, इस्लामिक आधार पर जो साम्राज्यवाद विरोध होता है, तो हमारे बहुत से साथी भी उसको जायज ठहराने लगते हैं, बहुत से कम्युनिस्ट ग्रुप भी उसको जायज ठहराने लगते हैं, जो कि निहायत ही गलत है। हमको जो है जब साम्राज्यवाद विरोध की बात करेंगे तो धर्म के आधार पर उसके किसी भी विरोध को हम लोग जायज नहीं ठहराएंगे और उसको हम लोग समाज को पीछे ले जाने वाली एक प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति ही मानेंगे। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ है, अच्छा आप ब्रेक करेंगे, इसके बाद 5 मिनट और ले सकते हैं। चलिए, मेरी बात मूलतः पूरी हो चुकी है। अगर जब दूसरे राउंड में मौका मिलेगा तो फिर जो है अपनी बातचीत करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।